वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हम लोग एक स्पेशल सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। बेस्ट ट्रिक्स के साथ क्या क्या अप्रोच हमारी क्वेश्चंस में एग्जाम्स के अंदर होनी चाहिए, कैसे अपन उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डे बाई डे। ठीक है ना। तो एक स्पेशल सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग हमसे व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं आप हमसे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 88 29 82 33 01 8829823301। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो व्हाट्सअप पर जुड़ने के लिए, व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए अपना नाम लिख करके आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स लिख करके मुझे मैसेज करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो 2018 में ये पूछा गया है। 2018 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, 2018 में जो सेकंड ग्रेड मैथ्स हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था वो था, एक त्रिभुज है उसकी माध्यिकाएं आपको दे रखी है बीई और एडी। ठीक है ना। ठीक है भाई। तो एक त्रिभुज आपको दिया गया है ABC और त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अपन को दी गई हैं BE और AD। और त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं A के कोऑर्डिनेट 0, B। शीर्ष B जो है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0, 0 और C जो है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको A, 0। और हमसे कहा गया कि ये दोनों माध्यिकाएं हैं BE और AD, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा। देखिए, एक ट्राइंगल हमारे पास हमको ये दिया गया है। ये अपने को एक ट्राइंगल दिया गया था। इसके कोऑर्डिनेट, इसके वर्टेक्स हमारे पास ABC हैं। ए के कोऑर्डिनेट जो हैं ये अपन को दिए गए हैं 0, B के कोऑर्डिनेट जो हैं ये अपन को दिए गए हैं 0, 0 और C के कोऑर्डिनेट जो हैं ये अपन को दिए गए हैं A, 0। अब अपन को इसकी दो माध्यिकाएं बनानी है। माध्यिका होती है किसी भी वर्टेक्स को सामने वाली साइड के अपोजिट, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। ठीक है ना। तो BE, तो BE एक माध्यिका बनेगी कि AC का मिड पॉइंट होगा यहाँ पर E जो है वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट, और E को B से मिलाओगे तो ये आपके पास एक मीडियन आ जाएगी। तो इन दोनों का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके आधा कर दीजिए और दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो दोनों का जो मिड पॉइंट है वो निकल करके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो 0 + a/2, तो a/2 और b + 0/2, तो ये कॉमा b/2, ये हमारे पास BE माध्यिका हो गई। और एक माध्यिका कौन सी दे रखी है अपन को, AD। A से जो माध्यिका खींचेंगे वो AD है, मतलब D जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा। D BC का मिड पॉइंट होगा। A में 0 जोड़ेगा तो a/2 और 0 में 0 जोड़ेगा तो 0/2। अब ये दोनों माध्यिकाएं हमें दी गई हैं परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब मान लीजिए जो AD है, AD की स्लोप को अपन M1 नाम दे दें और BE की स्लोप को नाम दे दें M2। और दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं और उनमें से एक की स्लोप M1 है और दूसरी की स्लोप M2 है, तो हमारे पास लॉजिक होता है कि उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट, उन दोनों की प्रवणताओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है भाई, -1 के बराबर होता है। तो AD और BE दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर करना है, -1 के बराबर करना है। अब AD की प्रवणता कैसे निकलेगी, ठीक है ना। इधर जब 0/2 को सॉल्व करोगे तो 0/2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है ना। अब आपके पास मान लो एक लाइन है और उस लाइन पर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं x1, y1 और एक पॉइंट आपको दे रखा है x2, y2। ठीक है ना। एक लाइन पर आपको दो पॉइंट पता है और आपको इस लाइन की क्या लिखनी है, स्लोप लिखनी है। तो इस लाइन की स्लोप लिखने का फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस फॉर्मूले की हेल्प से
अगर एक लाइन पर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं तो आप उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन की क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए डी जो है, इस ए डी की स्लोप कितनी आएगी, 0 माइनस बी। ए डी की स्लोप आ जाएगी 0 माइनस बी, वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा ए वाई टू माइनस 0 इंटू एम टू निकालनी है बीई की स्लोप। तो बीई की स्लोप क्या आएगी, इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो बी वाई टू माइनस 0। ये हो जाएगा हमारे पास बी वाई टू माइनस 0 बटे ए वाई टू माइनस 0, बटे में लिखेंगे ए वाई टू माइनस 0 और बराबर में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ आएगा माइनस का बी और यहाँ आएगा बी वाई टू, माइनस बी को बी वाई टू से गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर वाई टू, बटे में ए वाई टू को ए वाई टू से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, बराबर में हो गया माइनस का 1, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और ये जो बटे का 2 है ये कुल्ला मुंडी खा के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा ऊपर 2b स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर में जाएगा तो बराबर ए स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, इधर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 का अंडर रूट 2 और b। तो a और b में जो रिलेशन यहाँ पर निकल करके आएगा वो क्या रिलेशन निकल करके आएगा हमारे पास, a बराबर प्लस माइनस √2b। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर चौथा ऑप्शन a बराबर प्लस माइनस √2b जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया है वो ये है कि एक अवकल समीकरण आपको दे रखी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें निकालना है इंटीग्रल फैक्टर। इसका हमें क्या बताना है, इंटीग्रल फैक्टर बताना है। इंटीग्रल फैक्टर को हम बोलते हैं शॉर्ट में आईएफ। क्या बोलते हैं, आईएफ। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको कहा जाता है समाकलन गुणांक। ठीक है ना। अब ये जो अवकल समीकरण है ना, ये रैखिक अवकल समीकरण है। ये अवकल समीकरण कौन सी है, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है ना, रैखिक अवकल समीकरण बोले तो लीनियर डीई। लीनियर डीई कौन सी होती है, रैखिक अवकल समीकरण कौन सी होती है जिसका फॉर्मेट क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ठीक है ना, ऐसी अवकल समीकरण जो किस फॉर्मेट में हो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्मेट में हो। तो इस अवकल समीकरण के अंदर जो आईएफ निकालने का लॉजिक होता है, आईएफ निकालने का लॉजिक होता है ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब ये अवकल समीकरण जो दे रखी है यहाँ पर, ये डायरेक्ट इस फॉर्मेट में नहीं दे रखी, इस फॉर्मेट में पहले इसको सजाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट में सजाने के लिए हमें इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या देना पड़ेगा, सब में भाग देना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर भाग दोगे तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में y और बराबर में आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो अवकल समीकरण आई है इसकी तुलना इससे अगर की जाए, इसकी तुलना अगर अपन इससे करें तो हमें p बराबर कितना मिलेगा, p बराबर हमको मिलेगा माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, नीचे से माइनस कॉमन लेकर के उड़ा दिया जाए तो x बटे एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, x बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। या चाहो तो माइनस को ऐसे ही रहने दो क्योंकि आंसर में अपन अगर सारी चीज़ों को देखें तो ऑप्शन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ही फॉर्मेट आ रहा है, एक्स स्क्वायर -1 नहीं आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही इसको आप रहने दो। ठीक है ना, माइनस। अब इसमें एक काम करा हमने, 2 से गुणा कर दिया और 2 का दे दिया भाग। 2 से क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया और 2 का दे दिया भाग। क्यों दे दिया, गुणा करता कि नीचे का अवकलन कहाँ बन जाए, ऊपर। अब जो IF होता है वो होता है e की पावर में p का इंटीग्रेशन। e की जो इसका IF होगा वो होगा e की पावर में इसका इंटीग्रेशन लिख दो, तो ये 1/2 तो बाहर लिख दिया। और ये जो हमारे पास है -2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें नीचे का अवकलन ऊपर है, और जब भी नीचे का अवकलन ऊपर हो तो उसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं हम लॉग नीचे वाला। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग नीचे वाला, मतलब लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और लॉग के आगे कोई संख्या लिखी हुई हो तो वो उसे कहाँ भेज देता है, पावर में।
1/2 जब पावर में जाएगा तो पावर में 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो e की पावर log अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाती है। तो इसके अंदर जो IF निकल करके आएगा यहाँ पर, वो IF कितना हो गया हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये जो अवकल समीकरण अपन को दे रखी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 1, इसका इंटीग्रल फैक्टर जो है, इसका समाकलन गुणक जो है वो कितना हो गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन लोग। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ही, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है आपको, एक मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर हमको दे दी 1 1 1 1 और ए की पावर 100 का मान हमसे पूछा है। अब ए की पावर 100 का मान कैसे निकालेंगे, इस तरह के सवालों को कैसे किया जाएगा। अब ये तो इसने बहुत छोटा पूछा, ए की पावर 100, ए की पावर 2021 पूछ ले, ए की पावर 2022 पूछ ले, कितनी भी बड़ी पावर पूछ सकता है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं अपन, ए स्क्वायर निकाल कर देखते हैं, ए क्यूब निकाल कर देखते हैं, और ए स्क्वायर और ए क्यूब निकाल करके हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेंड यहाँ पर पावरों के अंदर बन रहा है, और उस ट्रेंड के आधार पर डायरेक्ट छलांग लगा करके जो वैल्यू आपसे पूछी गई है उस वैल्यू का हम लोग क्या दे देते हैं, आंसर दे देते हैं। जैसे अब इसमें देखो, सबसे पहले तो अपन ए स्क्वायर निकालेंगे। अब ए स्क्वायर निकालने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका स्क्वायर कर दो। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने का मतलब होता है उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ में क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करो साहब, ए है हमारे पास 1 1 1 1 और इसको मल्टीप्लाई करो 1 1 1 1 के साथ। अब एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना जानते हैं अपन, पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, तो पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, 1 1 से गुणा होगा 1 और फिर 1 1 से, तो ये 1 + 1 1 + 1 1 + 1 आपके पास आ जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। तो ए स्क्वायर का जो मान यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो कितना आ गया, 2 2 2 2 आ गया। ये वैल्यू हो गई हमारे पास किसकी, ए स्क्वायर की। ठीक है ना। अब ए स्क्वायर के बाद क्या निकाल कर देखो आप, ए क्यूब निकाल करके देखें। तो ए क्यूब कैसे आएगा, ए स्क्वायर का जो मान आया है हमारे पास 2 2 और इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 1 1 1 से। ए स्क्वायर के मान को ए के मान से अगर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ए क्यूब जो है वो कैसे निकल करके आएगा, ए स्क्वायर को किससे गुणा कर दिया जाए, एक ए से गुणा कर दिया जाए, तो ए क्यूब आ जाएगा साहब हमारे पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करने का रूल वही है, पहली रो को पहले कॉलम से गुणा करोगे तो पहली रो का पहला एलिमेंट आएगा। पहली रो को पहले कॉलम से करा तो पहला पहले से गुणा होगा 2 एकम 2 और दूसरा दूसरे से गुणा होगा 2 एकम 2। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से गुणा करोगे तो यहाँ लिखेंगे, तो इसमें भी 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यहाँ भी आ जाएगा। दूसरी रो को पहले कॉलम से गुणा करा, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो ये भी 2 + 2, तो बराबर में ये 4 आ रहा है। 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया भैया जी। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? तो इस तरह से आप पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास 2a हो गया था, ये हमारे पास क्या हो गया था, 2a। ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है, 2a के बराबर हो रही है। और ए क्यूब का मान अगर देख रहे हैं अपन तो ए क्यूब का मान किसके बराबर हो रहा है, ए क्यूब का मान हो रहा है 2 स्क्वायर ए के बराबर। अब ए की पावर 4 अगर निकालेंगे तो देखो यहाँ पर एक ट्रेंड क्या बन रहा है, ए क्यूब का मान अगर निकालेंगे, ए की पावर 4 अगर निकालोगे तो ए स्क्वायर किससे गुणा होगा, ए स्क्वायर से, और ए स्क्वायर का मान कितना है 2a और इस ए स्क्वायर का मान कितना है 2a, तो ये 2 × 2 2 का स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर का मान वापस से 2a लगाओगे तो वापस से जब इसका मान 2a लगाएंगे तो ये हमारे पास 2 की घात 3a आ जाएगा। मतलब देखो ए स्क्वायर में 2 की घात 1 आ रही है, ए क्यूब में 2 की घात 2 आ रही है, ए की पावर 4 में 2 की घात 3a आ रहा है। अब ए की पावर 5 के बारे में अगर सोचोगे तो 2 की पावर 4a आएगा,
ए की पावर 6 के बारे में सोचेंगे तो 2 की पावर 5 ए आएगा। ए की पावर 10 के बारे में सोचेंगे तो 2 की पावर 9 ए आएगा। तो ए की पावर 100 का मान जो आएगा वो 2 की पावर 99 ए के बराबर आएगा। तो ए की पावर 100 का जो मान यहाँ पर निकल करके आएगा, ए टू दी पावर 100 की जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो कितनी हो जाएगी भैया, 2 की पावर 99 ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ए की पावर 100 का मान निकाल सकते हैं। ए की पावर 100 का मान हो जाएगा 2 की पावर 99 ए। क्लियर है सभी का? चलिएगा, इसके बाद में चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है एक, ठीक है ना। ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। इसमें ये कह रहा है कि दो बल हैं P और 2P। एक बल कौन सा है? P है, और दूसरा जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2P। दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर काम कर रहे हैं। दोनों बलों के बीच में जो एंगल दे रखा है वो कितने का दे रखा है? 120 डिग्री का दे रखा है। तो इनका जो परिणामी है, इनका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट P के साथ कितना कोण बनाएगा? किसके साथ? P के साथ। अब देखो यहां पर जो लॉजिक चलता है उस लॉजिक को अपन समझें। मान लो एक फोर्स है हमारे पास जिसका परिमाण है P, एक दूसरा फोर्स है उसका परिमाण है हमारे पास Q, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे से अल्फा कोण पर लगे हुए हैं। दोनों फोर्स एक दूसरे से कितने कोण पर लगे हुए हैं? अल्फा कोण पर। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, ये इनका रिजल्टेंट होता है। इनके कटान बिंदु से, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाला जो विकर्ण होता है, ये समांतर चतुर्भुज बना दें अपन, एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जो डायगोनल जाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जो विकर्ण जाता है, ये इनके रिजल्टेंट को दिखाता है। अब रिजल्टेंट P के साथ कितना एंगल बनाएगा ये मुझे चाहिए। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जब इसकी लंबाई Q है तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी भैया? Q होगी। अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं और इस भुजा को आगे बढ़ा दें, ये हमने 90 है, और ये जब एंगल, ये पूरा एंगल जब अल्फा है तो ये एंगल भी किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर। संगत कोण है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। और ये एक छोटा सा बन गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। ये कर्ण है, ये लंब है, तो लंब का मान होता है कर्ण इंटू साइन अल्फा, और आधार का मान हो जाता है कर्ण इंटू कॉस अल्फा। तो ये जो लंबाई है ये Q साइन अल्फा हो गई, ये Q कॉस अल्फा हो गई। अब अपन एक ट्राइंगल देखें। कौन सा ट्राइंगल देखें? ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल के बारे में अगर गौर करें तो ये भुजा जो है ये किसका काम करेगी? लंब का काम करेगी। और ये भुजा किसका काम करेगी? पूरी की पूरी आधार का काम करेगी। तो इस एंगल थीटा के लिए अगर बात करें तो इस एंगल थीटा के लिए टेन थीटा बराबर किसका मान निकालें अपन लोग? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारे पास Q साइन अल्फा बटे, और ये पूरी लंबाई आधार, ये पूरी लंबाई हो जाएगी, तो आधार हो जाएगा P प्लस Q कॉस अल्फा। तो टेन थीटा बराबर। अब इस सवाल के अंदर अगर बात करें तो जिसके साथ पूछा गया है, P के साथ पूछा गया है, तो P तो अपना यही हो गया, और दूसरा जो बल है वो कितना है? 2P। मतलब Q का जो मान है वो कितना हो गया? 2P। प्रश्न के अंदर अगर बात करें तो Q का मान कितना हो गया? 2P, और दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर लगे हुए हैं। मतलब अल्फा का जो मान है हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है। तो अल्फा का मान 120 डिग्री लगाओ, Q का मान 2P लगाओ। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? Q का मान 2P, अल्फा का मान 120 लगाएंगे तो साइन 120 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 बटे में P प्लस Q का मान हो गया 2P, और कॉस 120 का मान हो जाएगा -1/2। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बटे में आएगा P माइनस P, बटे का मान 0 आएगा, और बटे का मान जब 0 होगा तो टोटल वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और टेन थीटा का मान इन्फिनिटी कब आएगा? जब थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट जो है वो P के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब जो P और 2P बलों का जो परिणामी है
जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर लगे हुए हैं। इन दोनों बलों का जो परिणामी है, इन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट है, वो P के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा भैया? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है? कौन सी संख्या रेशनल है? परिमेय संख्या का मतलब होता है जिनको P बटे Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, जिनमें Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, P का मान और Q का मान दोनों क्या होने चाहिए? इंटेजर होने चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनमें Q का मान 0 नहीं होता है, जिनमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, और P का मान और Q का मान जिनमें क्या होता है? इंटेजर होता है। ठीक है ना, P और Q के जो मान जिनके अंदर क्या होते हैं? इंटेजर होते हैं। ठीक है ना, उन्हें अपन क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब ध्यान से अगर देखा जाए कि कौन सी संख्या, साइन 15 डिग्री के मान के बारे में अगर बात की जाए तो साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1/2। साइन 15 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? √3 - 1/2। तो ये जब मान हमारे पास होता है तो ये हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है। cos 15 डिग्री की अगर बात की जाए, cos 15 डिग्री का मान कितना होता है? cos 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 + 1/2। तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या नहीं है। अब साइन 15 × cos 15, इसमें एक काम करते हैं, 2 से गुणा कर दें और 2 का दे दें इसमें भाग। 2 से गुणा कर दें और 2 का दे दें भाग। तो यहां पर देखो, बचपन में एक सूत्र पढ़ा है अपन ने, 2 sin A cos A, और 2 sin A cos A का जो मान है वो किसके बराबर होता है? sin 2A के बराबर होता है। 2 sin A cos A किसके बराबर होता है? sin 2A के बराबर। तो ये 2, यहाँ A कितना है? 15। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। तो 1/2 × 1/2 बराबर 1/4। और ये जो मान आ रहा है ये P बटे Q के रूप में आ रहा है। Q का मान 0 नहीं है और P और Q दोनों इंटेजर हैं, मतलब ये जो ऑप्शन 3 है ये रेशनल नंबर है। और जब ये रेशनल नंबर है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भैया जी। कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। यहां पर अगर इसको ध्यान दिया जाए तो ये cos 75 जो है, ये cos 75 किसके बराबर हो जाएगा? sin 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और sin 15 × sin 15, sin 15 का होल स्क्वायर, sin 15 का मान है √3 - 1/2। इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या परिमेय संख्या आ जाएगी? नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? इनमें से जो परिमेय संख्या है, जो रेशनल नंबर है, वो कौन सी होगी? साइन 15 डिग्री × cos 15 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई सभी को अच्छे से? ठीक है भाई, तो यहां पर ध्यान देना। अरे इसमें अपन थोड़ी सी एक मिस्टेक कर गए, यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन करना। साइन 15 डिग्री का जो मान है वो √3 - 1 कितना होगा? 2√2। और cos 15 जो है इसका मान भी कितना होता है बेटा? √3 + 1/2√2। ठीक है ना, तो ये चीज़ों का थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये अपने पास हो जाएगा √3 - 1/2√2 का होल स्क्वायर। साइन 15 डिग्री का मान निकाल सकते हैं अपन 45 डिग्री -30 कर करके। ठीक है ना, 15 डिग्री को लिख दो 45 डिग्री -30 डिग्री, और साइन A - B का फॉर्मूला लगा करके इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, यहाँ बटे में √2 लिखने से अपन से रह गया, तो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। साइन 15 डिग्री का जो मान है वो कितना लिखेंगे अपन? √3 - 1/2√2। और cos 15 डिग्री का जो मान है वो अपन लोग क्या लिखेंगे? √3 + 1/2√2। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है? 2 बिंदु दे रखे हैं अपन को। एक तो पॉइंट दे रखा है 3, -1, और एक पॉइंट अपन को दे रखा है 8, 9। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सरल रेखा y - x + 2 = 0 को, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ये सरल रेखा किस अनुपात में काटती है? तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक अपन लोग समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है कैपिटल A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है कैपिटल B
जिसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास x2, y2। दो पॉइंट है हमारे पास, एक तो है कैपिटल A x1, y1 और एक है कैपिटल B x2, y2। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एक सरल रेखा विभाजित करती है और इस सरल रेखा का समीकरण आपको दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और हमसे ये कहा गया है कि ये रेखा इस रेखाखंड को AB रेखा को किस अनुपात में बांटती है। तो ये अनुपात हमने मान लिया कि ये लैम्बडा रेशो 1 में बांटती है। तो लैम्बडा का मान निकालने के लिए जो ट्रिक हमारे पास में है वो है माइनस, पहले पॉइंट को रेखा में क्या करा दो आप, संतुष्ट। वट रेखा के बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन रेखा के बराबर में क्या होना चाहिए, 0। पहले पॉइंट को रेखा के समीकरण में क्या करा दो आप, सेटिस्फाई करा दो। x1, y1 को रेखा के समीकरण में सेटिस्फाई करवाओगे तो ये आ गया ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और बटे में फिर दूसरे पॉइंट को रेखा में सेटिस्फाई करा दो ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी। इससे आपके पास वो रेशो निकल करके आ जाएगा जिसमें ये रेखा इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करती है। ठीक है भैया जी। तो यहां पर आपको देखे रेखा दे रखी है ये y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो माइनस पहला जो पॉइंट है 3, -1, ठीक है, 3, -1 को रेखा में क्या कराओ, सेटिस्फाई। अब ध्यान देना x की जगह पे x का मान लगाना है, y की जगह पे y का मान लगाना है। मान लगाने में गलती कर जाते हैं, यहाँ y माइनस एक्स लिखा हुआ है, रेखा के बराबर में क्या होना चाहिए, 0। यहाँ बराबर में 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले y का मान -1, माइनस x का मान 3 और प्लस कितना है 2। पहला पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया, बटे दूसरे पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो। y का मान कितना है 9, माइनस x का मान 8 और प्लस 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ऊपर हो गए माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस के 4, प्लस के 2, माइनस के 2 और आगे माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 2, और नीचे 9 में से 8 गया 1 और 2 कितने हो गए 3। तो अनुपात हो गया हमारे पास 2/3। और अनुपात अगर पॉजिटिव आता है तो विभाजन अंत विभाजन होता है, और अगर मान लो ये जो वैल्यू है या नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है विभाजन कैसा होगा, भाई विभाजन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2:3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस रेखा के द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है भैया जी, 2:3 में विभाजित होती है, 2:3 के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, जो 2018 में पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर। यहां आपको एक अवकल समीकरण दे रखी है। अब ये 2 ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी आपको, d2y अपॉन dx2 प्लस साइन एक्स बराबर 0। और इस अवकल समीकरण का अपन को क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है कि इसका हल क्या होगा। सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि हमें x में और y में रिलेशन लाना है। x में और y में क्या लाना है, रिलेशन। अब x में और y में रिलेशन कैसे आएगा साहब, साइन एक्स को बराबर में ले जाओ, d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस साइन एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। इधर से d2y अपॉन dx2 का इंटीग्रेशन करोगे dy/dx। ये किसका अवकलन है, d2y अपॉन dx2 जो है वो किसका अवकलन है, dy/dx का अवकलन है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा, बराबर में माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है ना, और प्लस कितना लगाओगे, कांस्टेंट c1 लगाओगे। अभी तो dy/dx आया, हमें तो x में और y में रिलेशन लाना है। तो एक बार फिर से क्या करो, इसका इंटीग्रेशन करो, dy/dx का इंटीग्रेशन y cos x का इंटीग्रेशन sin x, c1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा c1x और प्लस क्या हो जाएगा c2। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा y बराबर साइन एक्स प्लस c1x, y बराबर साइन एक्स प्लस c1x प्लस c2। ये इस अवकल समीकरण का क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन लिखा जाएगा। ठीक है भैया जी। चलिए अगला सवाल है हमारे पास। ये कर्व दे दिया अपन को, एक वक्र अपने को यहाँ पर दे दिया साहब, a²/x² माइनस b²/y² बराबर 1। और इसमें y अक्ष के समांतर क्या निकालनी है, अनंत स्पर्शी निकालनी है। अब ध्यान देना, किसी भी कर्व की y एक्सिस के पैरेलल असमतोट कैसे प्राप्त होती है। कोई भी आपको कर्व दे दिया और उस कर्व के अंदर आपको y एक्सिस के पैरेलल असमतोट निकालनी है, तो उस कर्व में y की जो मैक्सिमम पावर है
उस y की मैक्सिमम पावर के कॉफिशिएंट को 0 के बराबर कर दीजिए, आपको y एक्सिस के पैरेलल क्या आ जाएगी, असमटॉट प्राप्त हो जाएगी। और x एक्सिस के पैरेलल असमटॉट निकालनी है तो x की मैक्सिमम पावर के कॉफिशिएंट को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। तो पहले इसमें अटे बटे हटा देते हैं, अटे बटे हटाने के लिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको भी अपन इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को y के पैरेलल असमटॉट निकालनी है, तो y एक्सिस के पैरेलल असमटॉट निकालनी है तो y की मैक्सिमम पावर वाली टर्म ये है हमारे पास। इनमें से y स्क्वायर क्या ले लो, कॉमन, तो y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉफिशिएंट क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और वर्गमूल लेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस ए। तो y एक्सिस के पैरेलल असमटॉट जो यहाँ पर निकल करके आएंगी वो कितनी निकल करके आ जाएंगी, x बराबर प्लस माइनस ए जो है वो y एक्सिस के पैरेलल असमटॉट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है भैया जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर से। वेक्टर में आपको यहाँ पर क्या दे रखा है भैया जी, वेक्टर में यहाँ पर आपको डाटा दे रखे हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मान कितना दिया है, 0 वेक्टर। मॉड a वेक्टर का मान दे दिया √37, मॉड b वेक्टर आपको दे दिया 3, मॉड c वेक्टर का जो मान है वो आपको दे दिया 4, और b वेक्टर और c वेक्टर के मध्य कोण पूछ रहा है। तो b और c के मध्य कोण पूछ रहा है तो b और c को एक साथ रखो और a को ट्रांसफर कर दो। इसमें से a वेक्टर को उठा करके इधर भेज दो, तो ये हमारे पास आ गया b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर माइनस a वेक्टर, और दोनों तरफ क्या कर दो, इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर से b वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा मॉड b वेक्टर का स्क्वायर। वेक्टर का एक लॉजिक होता है कि किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। किसी भी सदिश का वर्ग उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो b वेक्टर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, मॉड b वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस c वेक्टर का स्क्वायर ये हो जाएगा मॉड c वेक्टर का स्क्वायर, और दोनों के गुणा का दुगना तो वो आएगा 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर बराबर में माइनस का वर्ग तो प्लस, और a वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड a वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और ये जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड b वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, मॉड b वेक्टर का मान 3 है, मॉड c वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर इसको लिख देंगे अपन मॉड b वेक्टर मॉड c वेक्टर। b वेक्टर डॉट c वेक्टर को क्या लिखेंगे, मॉड b वेक्टर इंटू मॉड c वेक्टर इंटू कॉस थीटा। b वेक्टर डॉट c वेक्टर का मतलब क्या होता है, मॉड b वेक्टर इंटू मॉड c वेक्टर कॉस थीटा। 2 मॉड b वेक्टर मॉड c वेक्टर कॉस थीटा बराबर में मॉड a वेक्टर का स्क्वायर। तो मॉड a वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 16 और 9 कितने हो गए, 25, उधर ट्रांसफर कर दो इसको 2, मॉड b वेक्टर कितना है 3, मॉड c वेक्टर कितना है हमारे पास 4, और दोनों के बीच में एंगल निकालना है कॉस थीटा। 37 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, ये 4 तिया 12 से 12 क्या हो गए, कैंसिल। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, और कॉस थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कॉस का मान 1/2 कितने पर आता है, थीटा बराबर 60 डिग्री पर आता है। तो यदि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मान 0 वेक्टर है, मॉड a वेक्टर का मान √37 है, मॉड b वेक्टर का मान 3 है, ठीक है ना, तो b वेक्टर और c वेक्टर के मध्य कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलिए तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया था एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर आरपीएससी में। ये कह रहा है गणित की एक समस्या को 4 विद्यार्थी हैं A, B, C और D,
उनके द्वारा इस समस्या को हल करने की जो प्रायिकता है वो दे रखी है 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। मतलब ए जो है वो उस प्रश्न को सॉल्व कर दे, इस बात की प्रायिकता है 1/2। बी सॉल्व कर दे, इस बात की प्रायिकता कितनी है 1/3। सी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, इस बात की प्रायिकता है 1/4। और डी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, इस बात की प्रायिकता है 1/5। तो प्रश्न के हल होने की क्या प्रायिकता होगी? तो हमें बताना है कि प्रश्न के सॉल्व, अब प्रश्न सॉल्व कैसे होगा? चारों में से कोई भी एक सॉल्व कर दे, या चारों में से कोई दो सॉल्व कर दें, या चार में से तीन सॉल्व कर दें, या चारों के चारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी? जब चारों में से किसी से भी नहीं हो। अब देखो ये ए के द्वारा सॉल्व होने की प्रायिकता 1/2 है, तो ए के द्वारा सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता 1 - 1/2 है कि नहीं? बी के द्वारा सॉल्व होने की प्रायिकता 1/3 है, तो बी के द्वारा सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता 1 - 1/3। सी के द्वारा सॉल्व होने की प्रायिकता 1/4 है, तो सी से सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता 1 - 1/4। डी के द्वारा सॉल्व होने की प्रायिकता 1/5 है, तो डी के द्वारा सॉल्व नहीं होने की प्रायिकता 1 - 1/5 हो गई। और इन सबको गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आएगी कि चारों में से किसी से भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, इस बात की प्रायिकता। ए से भी सॉल्व नहीं हो, बी से भी नहीं हो, सी से भी नहीं हो, डी से भी नहीं हो। पहले मैं इस बात को देख रहा हूं कि चारों से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इस बात की प्रायिकता कितनी है? तो ये हमारे पास हो गई 1/2 इंटू 2/3 इंटू ये हो जाएगा 3/4 इंटू ये हो गया 4/5। और यहां पर अगर इसको देखा तो ये 2 से ये 2 उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, बराबर आ गया 1/5। अब ये तो चारों से ही सॉल्व नहीं हुई, मतलब प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता है। और हमें चाहिए प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, तो प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता को एक में से घटा दो तो हमारे पास आ जाएगी प्रश्न के हल होने की प्रायिकता। तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी जनाब? 4/5 हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये प्रायिकता, ये जो प्रश्न दे रखा है, जो प्रॉब्लम दे रखी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस बात की प्रायिकता कितनी रहेगी? 4/5 रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन लोग देखें, यहां पर दे रखा है अपन को अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, हरात्मक श्रेणी का एक क्वेश्चन है। और हरात्मक श्रेणी का ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या दिया है? ये कह रहा है एक HP के अंदर, हरात्मक श्रेणी के अंदर m व पद n है, और हरात्मक श्रेणी जो होती है वो समांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम करने पर प्राप्त होती है। ठीक है ना? हरात्मक श्रेणी कैसे प्राप्त होती है? समांतर श्रेणी के पदों को उल्टा करने पर। समांतर श्रेणी के पदों को यदि उल्टा कर दिया जाए तो हरात्मक श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अब इसमें हरात्मक श्रेणी में mवां पद n है, तो समांतर श्रेणी में mवां पद कितना हो जाएगा? 1/n। मैंने समांतर श्रेणी में लिख लेते हैं। हरात्मक श्रेणी में nवां पद दे रखा है m, तो समांतर श्रेणी में nवां पद क्या हो जाएगा? 1/m हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि हरात्मक श्रेणी का rवां पद क्या होगा? तो हरात्मक समांतर श्रेणी का rवां पद निकाल लो आप, tr। किसका पद निकाल लें? समांतर श्रेणी का rवां पद निकाल लें, tr बराबर tr। अब tr की वैल्यू क्या होगी ये अपन कैसे निकालें? ये अपन ने सब किसके लिए लिखा है? AP के अंदर। सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? AP के अंदर। अब AP में जो rवां पद आएगा उसका अपन क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, तो HP का rवां पद निकल करके आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या ट्रिक अपन लगाते हैं? डायरेक्ट rवां पद निकालने के लिए अपन को tr चाहिए। ठीक है ना? तो इसमें से इसको माइनस करो, tr माइनस 1/m, और बटे में इनके पद क्रमांकों का अंतर। इसका पद क्रमांक कितना है? r, माइनस इसका पद क्रमांक कितना है? n, बराबर। अब इन दोनों को ले लो, इनकी जो वैल्यूज का अंतर 1/m माइनस 1/n, बटे इनके पद क्रमांकों का अंतर n-m, बटे में कर दिया हमने n-m। ठीक है साहब, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा tr माइनस 1/m बटे r माइनस n, बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा? r माइनस n, बराबर। इसमें LCM लेंगे ऊपर n-m, बटे में LCM mn नीचे आ जाएगा, और बटे में कितना है? n-m है। और ये जो n-m है ये तो कैंसिल हो जाएगा n-m से n-m। ठीक है।
अब ये r माइनस एन कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो टी आर माइनस 1/m बराबर आ जाएगा r माइनस एन बटे में कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा, बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। ठीक है ना। अब वैल्यू किसकी चाहिए, टी आर का मान चाहिए, तो 1/m को इधर पहुंचा दें तो टी आर इक्वल टू हो जाएगा 1/m प्लस r माइनस एन बटे एम एन। एलसीएम लो इसमें कितना आएगा, mn, तो यहाँ बचेगा n प्लस r माइनस एन, n से n गया। अब ये AP का आरवां पद आया है, AP का आरवां पद कितना आ रहा है, r बटे mn, तो HP का आरवां पद क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे, मतलब mn बटे r। तो HP का आरवां पद जो है वो हमारे पास हो जाएगा mn बटे r। बात समझ में आ गई। तो किसी HP के अंदर mवां पद n है और nवां पद m है, तो उस HP का rवां पद कितना होगा भैया जी, वो होगा mn बटे r। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक डिटर्मिनेंट आपको दी गई है, अब एक सारणिक दी गई है, ठीक है ना। इस सारणिक का मान आपको पूछा, अब देखो कोई भी खतरनाक सारणिक आपको दे दी जाए, ठीक है ना, ये कैसी भी खतरनाक सारणिक दे दे आपको, अब इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो आप इसमें देखो क्या करो, वैल्यूज को मान लो कुछ भी, a बराबर 1 ले लिया मान लो, b बराबर 2 ले लिया और c बराबर क्या ले लिया मैंने 3, ठीक है ना। अब a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 अगर ले लेते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, डिटर्मिनेंट क्या बन जाती है, b प्लस सी हो गया 5, c प्लस a हो गया 4, a प्लस b हो गया 3, फिर इसमें a प्लस बी कितना हो गया 3, b प्लस सी हो गया 5, c प्लस a हो गया 4, a b c हो गए 1 2 3। अब इस डिटर्मिनेंट का क्या निकाल लो, आप मान निकाल लो डायरेक्ट, ठीक है ना। मान निकालना जानते हैं, पहले इसके लिए ये छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 इंटू, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 5 3 15, माइनस के 8 करेंगे 7, फिर माइनस में 3 इंटू, 3 के साथ इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 4 का 3 से माइनस 3 का 2 से, 4 3 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 1, 1 के साथ में 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़ेंगे, 4 चौको 16 माइनस 15, 1 बचेगा। 35 माइनस के 18 और प्लस के 1, 35 और 1 36 में से 18 गए तो कितने बचे, 18। अब इनमें आप देखो ये तो सारणिक का मान 18 आया है, अब ए बी सी के ये मान डालने पर 18 किस में आ रहा है, तो 0 तो गलत हो गया आपका, ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें 18 आ रहा है क्या, ए बी सी कितने हो जाएंगे हमारे पास 6, और a प्लस बी प्लस सी ये भी 6, तो 6 इंटू 6 बराबर 36 आ रहा है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है ना। इसमें देखें ये हमारा 6 हो रहा है, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ए स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, 4 माइनस के 9 माइनस के 36, तो ये ऑप्शन भी गलत, ठीक है ना। यहाँ पर ये मिसप्रिंट आई थी, ये यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा साहब, ये ए क्यूब होगा, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो गया 1, बी क्यूब हो गया 8, सी क्यूब हो गया कितना 27, और माइनस ए बी सी कितना है 6, 6 तिया 18, तो 27 और 8 35 और 1 36 में से 18 गए तो 18 बच गया। ये आंसर जो है वो हमारा सारणिक वाले मान से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सवालों में इस तरह की अप्रोच अपन रखेंगे तो फटाफट से अपन सवालों को कर पाएंगे, जल्दी से अपन क्वेश्चंस को हिट कर पाएंगे। आई बात समझ में सभी लोगों को अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, एक पिंड है, एक पार्टिकल है जो मूल बिंदु से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है, मूल बिंदु से, एक्स अक्ष के अनुदिश चलता है, एक्स अक्ष के साथ गति करता है, और इस प्रकार गति करता है कि x, 0 पर उसका जो वेग है वो ये है। तो हमें ये कह रहा है किस बिंदु पर कभी भी नहीं पहुंचेगा, मतलब t बराबर इन्फिनिटी पर x का मान क्या होगा, कभी भी नहीं पहुंचेगा, मतलब जिस बिंदु तक पहुंचने का समय जो है वो अनंत होगा, तो अनंत समय कभी पूरा होगा नहीं, तो उस बिंदु तक पार्टिकल कभी पहुंचेगा नहीं। तो अपन को dx बटे dt दिया है, dx बटे dt बराबर आपको कितना दिया है भैया जी, ये दिया है आपको cos स्क्वायर पाई x, और अपन को x में और t में रिलेशन चाहिए, तो अपन को ये अवकल समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी। x वाले मान एक तरफ, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर पाई x dx बराबर में कितना हो जाएगा dt, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, ठीक है।
सेक स्क्वायर पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10 पाई एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा पाई, और बराबर में इधर से टी प्लस सी। अब टी का मान इन्फिनिटी अपन लगा देंगे, मतलब टाइम का मान इन्फिनिटी एक्स के किस मान पर होगा, तो एक्स बराबर अगर 1/4 लगाएं तो 1/4 पर ये मान इन्फिनिटी नहीं होगा, 1/4 पर ये 10 पाई बटे 4 बनेगा, 10 45 1 होता है, 3/4 पे भी नहीं बनेगा, 10 135 का मान भी इन्फिनिटी नहीं होता, x बराबर 1/2 पे बन जाएगा, ओके, x बराबर 1/2 पे 10 पाई/2 हो जाता है, 10 पाई/2 का मान इन्फिनिटी, तो x का मान 1/2 लगाओगे तो t का मान अनंत आ जाएगा, मतलब x बराबर 1/2 पर पार्टिकल कभी भी नहीं पहुंचेगा, और x बराबर 1 पर भी t का मान अनंत नहीं आएगा, तो t का मान अनंत जो आएगा वो कहां पर आएगा, x बराबर 1/2 पर आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस करे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में हमारे वीडियोज़ को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस के साथ में जुड़ सकें, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिख करके 88 29 82 33 01 पर, ठीक है ना। 18 अक्टूबर से हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ऑफलाइन और ऑनलाइन न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहें वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और YouTube पर जो है हम लोग आपके लोगों की फ्री सीरीज, फ्री क्वेश्चन सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे सभी स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन्स को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।